नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, राष्ट्रपति को पद से क्यों हटाया जाता है, और राष्ट्रपति को पद से अगर हटाया जाता है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है कि भारत देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को ही पद से हटाना पड़ सकता है। तो आज हम इस विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का माना गया है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले ही उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देके पद से पदमुक्त हो सकता है। अन्यथा राष्ट्रपति पे अगर आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो राष्ट्रपति को पद से हटाना पड़ता है। हटाने के लिए एक विधि होती है, एक कानून बना हुआ है, एक नियम बना हुआ है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जानकारी मिलती है कि अगर राष्ट्रपति पे आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो महाभियोग की प्रक्रिया के तहत उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, हमने यह प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की है, इन समस्त बातों को लेकर यहाँ चर्चा करेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया एकमात्र राष्ट्रपति का पद है जिस पर लागू होती है। भारत देश में महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एक ही पद पर लागू होती है, वो पद है राष्ट्रपति का। और वो कब लागू होती है, एक ही परिस्थिति में लागू होती है कि उस पर आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है। अगर पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। और आपसे यह भी पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण की है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया अमेरिका। हमने महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका से ग्रहण किया है। वर्तमान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है और राष्ट्रपति के ऊपर आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो ही यह प्रक्रिया लागू होती है, अन्यथा लागू नहीं होती है। क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का माना गया है। 5 वर्ष से पहले या तो वो खुद ही त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद से पदमुक्त हो सकता है, या उस पर आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो हम ये प्रक्रिया पढ़ेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। हमें पता है कि संविधान के अतिक्रमण के आरोप होने पर संविधान का अतिक्रमण, किसका अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर एक विशेष प्रक्रिया के तहत, विशेष प्रक्रिया के तहत संविधान का अतिक्रमण करने पर एक विशेष प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। हमने कहा कि राष्ट्रपति के ऊपर आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो एक विशेष प्रक्रिया के तहत उसे पद से हटाया जाता है, जिसे संविधान की भाषा में महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान आपने कहाँ से लिया, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश से ग्रहण की है, तो अमेरिका से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है, अमेरिका से। वर्तमान भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद और वर्तमान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है, 61 में उल्लेखित है। अब ये जानकारी हमें पता होगी कि महाभियोग की प्रक्रिया एकमात्र पद राष्ट्रपति पर लागू होती है, अमेरिका से हमने ग्रहण की है, और वर्तमान भारतीय संविधान में ये उल्लेखित है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। अब हम चर्चा करेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया
एक कौन सी प्रक्रिया है? तो यहाँ कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है या उसमें और कोई सिस्टम लागू होता है? तो हमें यह याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो ये इसका सामान्य परिचय है कि हमने टॉपिक लेकर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने पर एक विशेष प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की है, वर्तमान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है और महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ये हमने एक सामान्य परिचय पढ़ा है। अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे व जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। हमने कहा कि राष्ट्रपति के ऊपर आरोप तो लगा दिया कि संविधान का उसने अतिक्रमण किया है। अब महाभियोग का प्रस्ताव लेके आएंगे। आप सभी को पता है कि संसद के 2 सदन हैं, एक का नाम है राज्यसभा, एक का नाम है लोकसभा। अगर प्रस्ताव लाना है तो किस सदन में लेके आना पड़ेगा? राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ रहे हो तो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हो। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में लाना आवश्यक है या राज्यसभा में लाना आवश्यक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? लोकसभा में लेके आओ तो 25% या 1/4 भाग होता है कुल सदस्य संख्या का, उनका समर्थन होना आवश्यक है। राज्यसभा में लेके आओ तो ही 25% या 1/4 भाग सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। 2 बातें याद रखनी है। प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हो, लोकसभा में ला सकते हो, राज्यसभा में ला सकते हो। प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 25% या जिसको मैं 1/4 भाग कहूँ उनका समर्थन होना आवश्यक है। तो हमने कहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। और हमें पता है कि संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक का नाम है राज्यसभा, एक का नाम है लोकसभा। चलो दूसरी बात, प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग या 25% सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 25% सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जैसे कि मैं ये कहूँ आवश्यक है कि 1/4 भाग का समर्थन होना आवश्यक है। प्रस्ताव लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन जिस सदन में लेके आओ उसके कुल सदस्य संख्या का 25% जो सदस्य संख्या है उनका समर्थन होना आवश्यक है। हमने कहा कि जैसे प्रस्ताव लेके आए, सबसे पहले हमने उदाहरण के रूप में कहा कि राज्यसभा में लेके आए तो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में आप प्रस्ताव लेके आए हो, कुल सदस्य संख्या का 25% सदस्यों का समर्थन आपके पास है, तो आपको प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को आपको सूचना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा कि आज से ठीक 14 दिन बाद आपके इस महाभियोग प्रस्ताव पर हमारे सदन में चर्चा होगी। तो हमने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व चर्चा
करने से पूर्व, प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। 14 दिन पहले आप चर्चा जैसे कर रहे हो कि हम आज से ठीक 14 दिन बाद चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति को ये सूचना होनी जरूरी है। इस दौरान क्या होता है कि चर्चा के दौरान राष्ट्रपति उस सदन में स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकता है और अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। भेजता क्यों है? महाभियोग की चर्चा पर अपना पक्ष रखने के लिए। होता कैसे? सबसे पहले हमने कहा कि प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं। जिस सदन में प्रस्ताव आता है उसके कुल सदस्य संख्या का 25% भाग का समर्थन होना आवश्यक है। जिस सदन में लेके आते हो, चर्चा से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को आपको सूचित करना पड़ता है। आपने सूचित कर दिया, राष्ट्रपति या तो स्वयं आता है या अपने प्रतिनिधि को भेजता है। अब होता क्या, हमने कहा कि चर्चा के दौरान राष्ट्रपति स्वयं आ सकता है। चर्चा के दौरान राष्ट्रपति स्वयं सदन में उपस्थित हो सकता है। स्वयं सदन में उपस्थित हो सकता है। चर्चा के दौरान राष्ट्रपति स्वयं सदन में उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं आ सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। ये हमने आखिर सामान्य रूप से चर्चा की है। अब इस दौरान एक बार चर्चा वापस कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग या 25% सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। चर्चा के दौरान राष्ट्रपति स्वयं सदन में उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। हमने कहा कि या तो वह स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, जैसा राष्ट्रपति को उचित लगे। हमने कहा कि राष्ट्रपति स्वयं भी आ गया या अपने प्रतिनिधि को भेज दिया, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है, चर्चा होती है, राष्ट्रपति पहुंचे या उनके प्रतिनिधि पहुंचे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष में हो सकता है कि सदन के सदस्य इस पक्ष से संतुष्ट हो। जैसे राष्ट्रपति आ गए, राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा, उनके ऊपर कौन सा आरोप है? संविधान के अतिक्रमण का आरोप है। इसके विरुद्ध विरुद्ध महाभियोग के तहत उनको पद से हटाया जा रहा है। जैसे राष्ट्रपति आए, अपना पक्ष रखा, पक्ष से सदन के सदस्य संतुष्ट हो गए तो वही प्रस्ताव समाप्त माना जाता है। और पक्ष से संतुष्ट नहीं है तो क्या होगा? कुल सदस्यों संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास किया जाता है। यहाँ 2 शर्त है। अगर राष्ट्रपति स्वयं यहाँ आते हैं, आकर अपना पक्ष रखते हैं और पक्ष से सदन के जो सदस्य हैं वो संतुष्ट हैं, तो वो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। अगर सदन के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो वो क्या करते हैं? अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करते हैं और दूसरे सदन में भेजते हैं। तो हमने ये कहा कि चर्चा के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है। चर्चा के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है। अगर सदन के सदस्य
राष्ट्रपति के पक्ष से संतुष्ट है, राष्ट्रपति के पक्ष से संतुष्ट है, राष्ट्रपति के पक्ष से संतुष्ट हैं, तो प्रस्ताव समाप्त माना जाता है, समाप्त माना जाता है। होता यह है कि जैसे राष्ट्रपति आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और पक्ष सदस्यों को अच्छा लगा, वो संतुष्ट हुए, तो प्रस्ताव वहीं समाप्त माना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति ने पक्ष भी रख दिया और सदन के सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो क्या होता है? तो समाप्त हो जाता है। नहीं तो क्या होता है? सदन के कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से सदन के कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे सदन की। हमने कहा कि चर्चा के दौरान राष्ट्रपति उपस्थित हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, पक्ष से अगर सदस्य संतुष्ट हैं तो प्रस्ताव वहीं समाप्त माना जाता है। अगर पक्ष से सदस्य संतुष्ट नहीं है तो क्या होता है? तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करते हैं और दूसरे सदन में भेज देते हैं। दूसरा सदन क्या करता है? दूसरा सदन की क्या प्रक्रिया रहती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि दूसरे सदन का क्या रोल है इसमें। हमने कहा कि चर्चा के दौरान अगर राष्ट्रपति के पक्ष से या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के पक्ष से सदन के सदस्य संतुष्ट नहीं है तो उन्होंने कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया और दूसरे सदन में भेज दिया। दूसरा सदन क्या करेगा, इसको लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दूसरे सदन की क्या भूमिका है? दूसरा सदन पहले प्रस्ताव को रखेगा, प्रस्ताव को रखने के बाद में प्रस्ताव पर वो ये जरूरी नहीं कि वो भी पास करे, वो प्रस्ताव को पास करने से मना भी कर सकता है। आपको पता है कि एक सदन ने प्रस्ताव को पास कर दिया और दूसरा सदन अगर प्रस्ताव को पास करने से मना कर देता है तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। आपने कहा कि ऐसा अगर नहीं हो तो ऐसा होता है कि दूसरा सदन अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करते हैं तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। लेकिन दूसरे सदन की 2 भूमिका है यहाँ, एक तो वो प्रस्ताव को पास करे, एक प्रस्ताव को पास करने से मना करे। अगर प्रस्ताव को पास करने से मना करे तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है और पास करें तो कैसे करना पड़ता है? जैसे पहला सदन किया, कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। हम दूसरे सदन की यहाँ प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। दूसरा सदन प्रस्ताव पास करने से मना कर सकता है। प्रस्ताव पारित करने से दूसरा सदन प्रस्ताव पारित करने से मना कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, अगर दूसरा सदन प्रस्ताव पारित करने से मना कर सकता है तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है, तो प्रस्ताव समाप्त माना जाता है। प्रस्ताव समाप्त माना जाता है। या क्या करता है?
या दूसरा सदन अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत, दूसरा सदन अपने कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। यहाँ 2 कंडीशन है। दूसरे सदन के पास में 2 कंडीशन है। एक तो प्रस्ताव को पारित करें, दूसरे प्रस्ताव को पारित करने से मना करें। अगर प्रस्ताव को पारित करने से मना करें तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। अगर प्रस्ताव पारित करने से वो हाँ करे या प्रस्ताव को पारित करे तो वही प्रक्रिया कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त तो माना जाता है, प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। इस प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं? जैसे ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसमें भाग कौन कौन लेता है? तो इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में संसद के कुल सदस्य या समस्त सदस्य भाग लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि संसद के पास में कुल सदस्य मतलब एक हो गए राज्यसभा, एक हो गई आपकी लोकसभा। राज्यसभा व लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत प्लस निर्वाचित और लोकसभा के भी मनोनीत प्लस निर्वाचित। यहाँ आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया है तो ये सदस्य भाग लेते हैं। ये हमने चर्चा की। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्या ऐसा कभी भारत में हुआ है कि इस प्रक्रिया के तहत किसी राष्ट्रपति को पद से हटाया गया है? आज तक वर्तमान 2021 तक भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के तहत इस प्रक्रिया में किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है। एक बार मोटा मोटी रूप से चर्चा कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, ताकि ये पूरी की पूरी कहानी आपको विस्तारपूर्वक समझ में आ जाए। हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग क्यों लाया जाता है? क्योंकि अगर राष्ट्रपति पे आरोप है कि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, अगर उस पर आरोप ये संविधान का अतिक्रमण किया है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। भारत में एकमात्र ऐसा पद राष्ट्रपति का है जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। आप सभी को ये भी पता है कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की है और वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस चीज़ का उल्लेख किया है। हमें पता है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं। ये प्रस्ताव लाया जाता है उस समय संसद के कुल सदस्य संख्या नहीं, सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग या 25% भाग, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, प्रस्ताव किसी में भी ला सकते हैं। जिस सदन में लाया जाता है उस सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या का 25% भाग समर्थन करता है तो प्रस्ताव लाया जा सकता है।
प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर आप चाहो या चाहो नहीं, राष्ट्रपति को बुला नहीं है, राष्ट्रपति को प्रस्ताव पर चर्चा करने से 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है। उनको सूचित करना पड़ता है कि 14 दिन बाद इस दिन इस तारीख को आपके इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आप स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। अपने पक्ष में आप अपने विचार रख सकते हैं। चर्चा हुई, राष्ट्रपति आए या उनका प्रतिनिधि आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनके पक्ष से क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव उनके पक्ष से यह पड़ता है कि हो सकता है कि सदन के जो सदस्य हैं उनके पक्ष से संतुष्ट हों। उनके पक्ष से अगर वो संतुष्ट हैं तो प्रस्ताव वहीं समाप्त माना जाता है, और संतुष्ट नहीं है तो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे की प्रक्रिया यह होती है, कुल सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करते हैं और पारित करके दूसरे सदन में भेजते हैं। दूसरा सदन प्रस्ताव को पारित कर सकता है और प्रस्ताव को पारित करने से मना भी कर सकता है। मना करें तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है, और पारित करें तो कुल वो इस प्रक्रिया कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करें। और प्रस्ताव को पारित करें तो क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। आपने ये प्रक्रिया पढ़ी, इस प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो इस प्रक्रिया में संसद के कुल सदस्य भाग लेते हैं। कुल सदस्य का मतलब हुआ राज्यसभा के भी सदस्य, लोकसभा के भी सदस्य हैं। राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी, मनोनीत सदस्य भी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है उस समय मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। आपको यहाँ ये बातें याद रखनी है कि आज तक 2021 तक वर्तमान समय तक किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया है। आपको ये भी याद रखना है, याद नहीं ये ध्यानपूर्वक रटना भी है कि महाभियोग की प्रक्रिया एकमात्र पद राष्ट्रपति का है जिस पर लागू होती है, अन्य किसी भी पद पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होती है। अब हमने कहा कि राष्ट्रपति में आज तक कभी भी किसी भी ऐसे इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। तो मैंने पूरी कोशिश करके आपको जानकारी दी है ताकि आपका प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसी प्रकार हम एक एक अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अनुच्छेद भी याद हो, प्रावधान भी याद हो। अब हमने इस पूरी प्रक्रिया में एक ही अनुच्छेद के बारे में चर्चा की है, वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। आशा और विश्वास है ये पूरी कहानी आपको समझ में आई है, और अगर आई है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आई है तो 1-2 बार आप पढ़ें जिससे आपको ये पूरी कहानी समझ में आए, जिससे परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। यही मेरा उद्देश्य है पढ़ने व पढ़ाने का। जय हिंद, जय भारत माता, धन्यवाद।